एनोड, आपने वो जो सस्पेंडेड रॉड्स लिए हैं वो ग्रेफाइट की हैं, वो एनोड का काम कर रही है। एनोड इज द इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड जहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वी शुड राइट दिस वे, मैं स्ट्रेट रिएक्शन लिखता हूं और फिर उसके बाद एनोड कैथोड को डिस्टिंग्विश करके हम बताएंगे। यू हैव Al2O3, इसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस का फाइनली रिजल्ट मिलता है ये सब्सटेंसेस। एनोड पे कार्बन था, आई राइट दिस वे, जो ग्रेफाइट के फॉर्म में आपने लिया था, सस्पेंडेड रॉड्स जो ली थी, ये कार्बन ऑक्सीडाइज होता है इनटू CO2। अब जो आप कैथोड के फॉर्म में लेते हैं वो पूरा कंटेनर लिया है आपने, कंटेनर पूरा ग्रेफाइट का बना हुआ है जो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। वहां क्या हो रहा है, वहां पर एल्यूमिनियम के इस ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज एट कैथोड जो प्रोसेस हो रही है वो ये वाली हो रही है। ये राइट कैथोड, एनोड पे कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना रहा है, कैथोड पे एल्यूमिना रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल मैनर में देखें तो ग्रेफाइट का एनोड का ऑक्सीडेशन होकर CO2 निकल रही है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इसमें वो जो सस्पेंडेड रॉड्स होती हैं वो कंज्यूम होती हैं। सो टाइम टू टाइम यू नीड टू रिप्लेस देम, रिप्लेस नहीं ऐड ही बोलना चाहिए क्योंकि खत्म ही हो जाएंगी वो। सो यू नीड टू ऐड दोज ग्रेफाइट रॉड्स। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाएंगे तो ग्रेफाइट जो एनोड वाला होता है ये कंज्यूम हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ CO2 ये निकल जाता है। और कैथोड पर जो आपने पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर लिया हुआ है इसमें से Al2O3 कैथोड पर जाकर एल्यूमिनियम के फॉर्म में रिड्यूस होता है। सो दिस वे ये जो एल्यूमिनियम अब बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वॉल्स पर जाकर, ये एल्यूमिनियम टेम्परेचर इतना हाई है कि एल्यूमिनियम इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो मोल्टन एल्यूमिनियम पूरा कंटेनर के वॉल्स से रिड्यूस होकर नीचे सेटल होने लगता है, मतलब रिमूव होने लगता है, वहां से फ्लो होने लगता है। सो दिस कैन बी सेपरेटेड, दिस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसके मोल्टन फॉर्म में आप इसको कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। मैं फिर कहूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए अलग अलग व्यूज हैं कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, बट अमंग ऑल दोस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस सभी का एक कॉमन कंक्लूजन है कि वो जो आप ग्रेफाइट की रॉड्स यूज करते हो वो कंज्यूम होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑब्वियसली Al2O3 का, जिसके कारण एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होता जा रहा है। राइट, सो दिस फिनिशेस द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसके बाद में यदि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से आप एल्यूमिनियम को रिफाइन करते हैं तो उस मेथड का नाम होता है हूप्स प्रोसेस। जैसे मैंने बात की बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस, ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन की मेथड्स हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम कहलाता है हूप्स प्रोसेस, जिसका बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता ही चुका हूं। हूप्स प्रोसेस, हूप्स प्रोसेस, यस, Na3AlF6, Na3AlF6, फ्लोरस्पार है कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए मैं मेंशन कर रहा हूं टर्म, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हूप्स प्रोसेस। बस एक बेसिक प्रिंसिपल अब आपको ये ध्यान में रखना है
कि जैसे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हुआ है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, वैसे किसी भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की मोल्टन स्टेट से ही करना होता है। जैसे आप रेडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस टाइप के टॉपिक्स जब पढ़ते हैं तो आई होप यू रिमेंबर कि जैसे आप NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं उस पॉइंट को रिकॉल करवा दूं जिससे ये बेसिक कंसेप्ट और आपका स्ट्रांग हो जाए। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूं कि जैसे मुझे सोडियम क्लोराइड का यूज करके सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो इसका मोल्टन स्टेट में आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे सो दैट वी गेट सोडियम एंड क्लोरीन एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। वहीं यदि आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया और इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सोडियम ना होकर कैथोड पे लिबरेट होती है हाइड्रोजन, क्योंकि Na+ और H+ हायर रिडक्शन पोटेंशियल H+ का होता है तो कैथोड पे रिडक्शन ऑफ H+ होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। एनोड पे तो क्लोरीन ही निकलती है और जिसका कुछ नहीं होता वो Na+ और OH- आयंस होते हैं, वी गेट NaOH। आई जस्ट मीन टू से जब भी किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो एल्यूमिनियम की तरह एक तो जिससे आप उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हो सबसे पहले उसको प्योर स्टेट में लाना होता है, उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए। नंबर 2, आप हमेशा उसको मोल्टन स्टेट में लेते हो तो कई बार ऐसा होता है कि प्योर सब्सटेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है या लो कंडक्टिविटी वाला है, जैसे कि यहां पर अप्लाई हो रहा था, मोस्टली ये चीज आती है। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके हम मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेते हैं और फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इनमें कभी भी एक्वस सॉल्यूशंस का यूज पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज आप एक्वस सॉल्यूशन लेकर इलेक्ट्रोलिसिस करने लगे तो आप मेटल बनाने जाएंगे और हाइड्रोजन लेकर आ जाएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना था और कैथोड का प्रोडक्ट हाइड्रोजन मिलता है। वैसे जो 2 रिएक्शंस यहां पर लिखी है उसके रेफरेंस में एक चीज और सुन लो कि जैसे मुझे NaCl से सोडियम बनाना है तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, और कई बार पर्पस ये भी होता है कि मुझे NaCl से NaOH बनाना है तो फिर हम एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा टारगेट क्या है, वेदर वी वांट टू एक्सट्रैक्ट सोडियम और वी वांट टू प्रिपेयर NaOH फ्रॉम NaCl। तो ये एक जनरल मेथड की बात हो रही थी। जैसे अब तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। मेटलर्जी में जैसे हमने बात की थी कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, आयरन, टिन, जिंक भी इससे इसी मेथड से एक्सट्रैक्ट होता है। ये सब कार्बन रिडक्शन के एग्जांपल्स हैं। ये मॉडरेटली हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले मेटल्स होते हैं। जिंक, आयरन, टिन ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव तो होता है बट ये मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कॉपर और लेड, इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हमने एक ऑटो रिडक्शन मेथड फॉलो किया, क्योंकि इनके पार्शियल ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के बाद यानी रोस्टिंग के बाद अनरोस्टेड और रोस्टेड म्यूचुअली रिएक्ट करके भी प्रोडक्ट दे देते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं। सो वी यूज ऑटो रिडक्शन, इसलिए एक स्पेशल टाइप में चला जाता है। सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ऑल्दो हमने सिल्वर गोल्ड की बात की है, बट क्रोमियम, टंगस्टन, इन मेटल्स के भी एक्सट्रैक्शन यदि करना हो तो आप ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का यूज करते हैं। जैसे कई जगह पर एल्यूमिनियम पाउडर का यूज किया जाता है जिनको थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। क्रोमियम, टंगस्टन, इनके एक्सट्रैक्शन इसी से किए जाते हैं। तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिडक्शन के एग्जांपल्स हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिड्यूस कब कर सकते हो आप? जब एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला है। इसके बाद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए कोई चॉइस नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिडक्शन, और वो भी इनके मोल्टन कंपाउंड्स के ही इलेक्ट्रोलिसिस से। सो दिस कवर्स अप ऑल द 4 टाइप्स जो
जेई के सिलेबस में इंक्लूडेड है। 4 टाइप्स ऑफ रिडक्टिव प्रोसेस जिनके डिफरेंट एग्जांपल्स। अब इस एंटायर प्रोसेस में मैं आपको कुछ टर्म्स बीच में बता चुका हूं, स्पेशली मैं रिफाइनिंग के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। तो इन शॉर्ट एक बार और सुन लें। जो मॉडर्न मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स होता है वो तो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर मेटलर्जीज में कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स, कुछ कन्वेंशनल मेथड्स फॉलो की जाती हैं। पोलिंग आपको याद होगा, क्यूपिलेशन आपको याद होगा। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल है। इसके अलावा जो मेटल्स हमारे सिलेबस में नहीं भी है उनसे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कई बार कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगी। सो आई वुड लाइक टू कवर अप दोस टर्म्स ऑल्सो। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। ये रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए यूज किया जाता है। मॉन्ड्स प्रोसेस used in refining of nickel। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ा है तो ये केस आपके लिए और इजी हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकल को गर्म करने पर ये टेट्रा कार्बोनाइल निकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। इट्स अ वेल नोन कॉम्प्लेक्स फॉर यू। कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के साथ हीट करने पर टेट्रा कार्बोनाइल निकल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहां बात कुछ इस तरह से हो रही है कि निकल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है नेचर का होता है। इसकी वोलेटिलिटी इजी है एज कंपेयर्ड टू द इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वोलेटिलिटी कम है। अब आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है इसको आप फर्दर टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो ये डिकम्पोज भी हो जाता है। यस, एंड दिस वे वी गेट निकल। पूरे प्रोसेस में आपने जहां से शुरू किया वहां निकल इम्प्योर था, जो प्रोडक्ट आपको मिला वो प्योर निकल है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। सिर्फ 2 चीजें इसमें बन सकती हैं। जैसे आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि निकल के रिफाइनिंग की मेथड क्या होती है या मॉन्ड्स प्रोसेस कौन से मेटल के रिफाइनिंग से रिलेटेड है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मॉन्ड्स प्रोसेस में निकल की रिफाइनिंग के लिए निकल को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सो वी गेट टेट्रा कार्बोनाइल निकल। कुछ इसी टाइप का केस बनता है एक और प्रोसेस में जिसको बोलते हैं वैन आर्केल प्रोसेस। वैन आर्केल प्रोसेस टाइटेनियम के रिफाइनिंग की होती है ये। सो आई राइट इट, यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हो सकता है कहीं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। और आपको उसका देने में ये टर्म्स, ये चीजें हेल्प करेंगी, रिक्वायर्ड होंगी। टाइटेनियम जो इंप्योर होता है वो आयोडीन के साथ कंबाइन होकर TiI4 बना लेता है। वैसा ही केस, इंप्यूरिटीज कंबाइन नहीं होंगी, वोलेटिलिटी में फर्क, डिकम्पोज करने पर फिर से टाइटेनियम विथ आयोडीन। जहां से आपने स्टार्ट किया वो इंप्योर और जो प्रोडक्ट मिला दैट इज प्योर। एक और टर्म जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग कुछ स्टूडेंट्स को मैं पहले ये बता चुका हूं, बट स्टिल फॉर द अदर्स आई एम रिपीटिंग। जोन रिफाइनिंग क्या होता है? जोन रिफाइनिंग जो मेथड होती है, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। जोन रिफाइनिंग का सिर्फ एक प्रोसेस समझ लीजिए। ये एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं और सेमीकंडक्टर्स में यूज करने के लिए इनको हाईली प्योर स्टेट में ऑब्टेन करने की जरूरत होती है।
यहां एक बेसिक प्रिंसिपल ये अप्लाई होता है कि इनके साथ एसोसिएटेड इंप्यूरिटीज का फ्यूज्ड सब्सटेंस के साथ ज्यादा एसोसिएशन होता है या ज्यादा एफिनिटी होती है. I write it in bracket. In these elements, impurities have more affinity with fused substance. Fused मतलब liquefied substance, जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट होता है, उस तरफ इंप्यूरिटी की लिक्विड मटेरियल के साथ जाने की टेंडेंसी रहती है. तो आप क्या करते हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स जो इंप्योर फॉर्म में रहते हैं, उसका एक पूरा इस तरह का बार, एक बड़ा सा बल्क ऑफ द एलिमेंट ले लेते हैं और उसके ऊपर एक फर्नेस को मूव करते हैं. फर्नेस रिंग के समान होती है जो उसको सभी डायरेक्शन से प्रॉपरली हीट करती है. तो पूरा जो फर्नेस होता है वो पूरी रिंग के फॉर्म में होता है. वो ग्रेजुअली उस इंप्योर एलिमेंट के ऊपर मूव करवाया जाता है. जब वो फर्नेस आगे आगे मूव करती है तो जहां जहां फर्नेस आगे बढ़ेगी उस तरफ टेम्परेचर बढ़ने के कारण सब्सटेंस फ्यूज्ड स्टेट में कन्वर्ट होता है और उस फ्यूज्ड मास में इंप्यूरिटीज आ जाती है. तो जैसे जैसे फर्नेस आगे बढ़ती है इंप्यूरिटीज को साथ में लेके ही चलती है और जो पीछे बचता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम बचता है. तो हाईली प्योर स्टेट में इन एलिमेंट्स को इस मेथड से ऑब्टेन किया जा सकता है. सो जोन रिफाइनिंग इज एसोसिएटेड विद द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम स्पेशली व्हिच आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स. नाउ एट लास्ट इन द टॉपिक मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप देखें. यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो ये एस्पेक्ट बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. मैं बात कर रहा हूं टॉपिक में अब थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी. छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है कंसेप्ट वाइज. थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी. Now what is thermodynamical aspect of metallurgy? यदि आप थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को रिकॉल करेंगे तो प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को रिलेट करने के जो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, वो होता है चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी. जिनके साइन या बोलिए कि जिनकी वैल्यूज ओवरऑल प्रोसेस के लिए गवर्निंग होती है कि ओवरऑल प्रोसेस होगा या नहीं होगा, मतलब वेदर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. सारे मेटलर्जी में जो थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी है उसी से यह कंक्लूजन निकलता है कि कौन सी प्रोसेस कहां अप्लाई की जानी चाहिए. इसके अलावा आप एक चीज जानते होंगे कि इन दोनों फैक्टर्स को प्लस टेम्परेचर को इंक्लूड करके पूरी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए आप यदि एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन, फ्री एनर्जी इक्वेशन, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज करेंगे तो सारी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं. हमें सिर्फ इतना रिकॉल करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज अ वेरी वेल नोन इक्वेशन फॉर चेंज इन फ्री एनर्जी. सिस्टम के रेफरेंस में यदि डेल्टा एच नेगेटिव होता है यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर करती है. डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है. उस प्रोसेस का होना पॉसिबल नहीं होगा, कंपल्सरीली नहीं, प्रोबेबली, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी है ना. डेल्टा एस का पॉजिटिव होना इंडिकेट करता है इंक्रीज इन एंट्रोपी. एंट्रोपी का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी के फेवर में होता है, प्रोसेस को फिजिबल बनाता है, पर एंट्रोपी का डिक्रीज होना
डिक्रीज इन एंट्रोपी, ये सब सिस्टम के रेफरेंस में बात हो रही है, प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है। अब जरा किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करिए। मैं जिंक फ्रॉम जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड की बात करता हूं मैं, ZnS जिंक का ओर होता है। मैं इसके रेफरेंस में आपको छोटा सा पॉइंट क्लियर करूं। इसको जब आप रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग, तो जिंक का सल्फाइड ओर रोस्टिंग के कारण अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड। अब यदि मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और इसे मैं कार्बन से रिड्यूस करना चाहूं हीट करके, तो इसका रिडक्शन होता है, नो डाउट, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, बट यू नीड अ हाई टेम्परेचर। अब पूरे प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं। जिंक मेटल की मैं यदि बात करूं तो इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इट हैज अ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत इजीली रिड्यूस नहीं होता। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले होते हैं। कम रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब है कि जो इजीली रिड्यूस नहीं होते, जिनका रिड्यूस होने का पोटेंशियल, रिड्यूस होने की टेंडेंसी पुअर होती है। तो जिंक बहुत इजीली रिड्यूस नहीं होता, बट फिर भी आप कार्बन से इसका रिडक्शन कर रहे हैं। यदि जनरल में बात करूं तो कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होगी, जिंक की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होगी, पर आपने उसके अपोजिट प्रोसेस यहां करवा दिया। हाउ डिड इट हैपन? ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द साइन ऑफ डेल्टा जी पॉजिटिव। ये एंडोथर्मिक होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। मतलब यदि मैं डेल्टा एच के रेफरेंस में बात करता हूं तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एस इज इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा एस इस प्रोसेस के सपोर्ट में है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए बात करें तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव, डेल्टा एस का साइन भी पॉजिटिव। इन दोनों के साथ स्पॉन्टेनिटी के लिए मुझे डेल्टा जी का साइन क्या रिक्वायर्ड है? डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी के बारे में आप जानते ही हैं कि 0 फॉर इक्विलिब्रियम होता है, पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। मैं थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज फिर इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं कि क्यों डेल्टा जी नेगेटिव होने पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट ओनली, जो यहां पर अभी रिक्वायर्ड नहीं है, हम केवल कंक्लूजन पर आ जाएं। इन दोनों का साइन पॉजिटिव है। व्हाट वी वांट, यदि हम प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आए। टू मेक द साइन ऑफ डेल्टा जी नेगेटिव हमें टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ता है, और टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बढ़ाने का तरीका हाई टेम्परेचर। जिंक ऑक्साइड में कार्बन नॉर्मली डाल दें कुछ नहीं होगा, पर जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाकर टेम्परेचर करीब 1200 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, द रिएक्शन टेक्स प्लेस। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर अबव 1200 डिग्री सेल्सियस मेक्स द साइन ऑफ डेल्टा जी नेगेटिव। इस प्रोसेस के लिए साइन ऑफ डेल्टा जी नेगेटिव होता है। किस टेम्परेचर पे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो मैंने मेंशन किया, जैसे इसके लिए 1200 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग मेटल्स में वो टेम्परेचर अलग अलग होगा, हाँ, लेकिन एक कॉमन कंक्लूजन सबके लिए है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में मोस्टली डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ऐसे प्रोसेस पॉसिबल करवाने के लिए आप कम एफिनिटी ऑक्सीजन की होती है, कार्बन की होती है ऑक्सीजन के साथ, बावजूद इसके इसको सीओ में कन्वर्ट करवाते हैं और जिंक को रिड्यूस करवा लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर चेंजेस द साइन ऑफ डेल्टा जी।
इट मेक्स इट नेगेटिव, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव हो जाता है एंड द प्रोसेस बिकम्स फिजिबल। इन्हीं को ग्राफिकली जब हम मेंशन करते हैं कि कौन से मेटल के लिए टेम्परेचर कौन सा होता है जिस पे डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होता है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो डिफरेंट मेटलर्जी में आप देखेंगे कि जो डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होने का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग मेटल्स के रेफरेंस में अलग अलग आएगा नेचुरली, क्योंकि सभी मेटल्स के लिए you will not have the same values of delta H and delta S. All right? So this was about thermodynamical aspect of metallurgy. Thermodynamical aspect से मैं आपको एक चीज और रिकॉल करवा दूं। आपने एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन भी किया, तो आफ्टर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? भले ही वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया, बट रिड्यूसिंग एजेंट वाज कार्बन ओनली। ग्रेफाइट के फॉर्म में लिया था फ्रेंड्स आपने रिड्यूसिंग एजेंट। तो when it was taken in the form of graphite, हाई टेम्परेचर आपने रखा जो इलेक्ट्रिक फर्नेस में पॉसिबल होता है, तो ये प्रोसेस पॉसिबल हो गया, वो टेम्परेचर अचीव हो गया जिसपे डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटलर्जी टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर से इनिशिएट किया था। मैंने वही मेटल्स कवर अप किए हैं इन लेक्चर्स में जो IIT JEE के सिलेबस में इंक्लूडेड है। आप अपने बोर्ड लेवल पर जो मेटल्स इंक्लूडेड है रेस्पेक्टिव बोर्ड्स में, उन्हें आप एक बार अपनी बोर्ड की जो रेलेवेंट बुक्स हैं उनसे आप पढ़िए। आई एम वेरी श्योर कि जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी है इनसे वो सारे एक्सट्रैक्शन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। यदि कोई बोर्ड का और जेई का सिलेबस का डिफरेंस है तो वो मेटल्स आप इजीली समझ सकते हैं। So this is enough in the topic. Thank you.